हेलो एवरीवन, आप लोग का ऑनलाइन जीएस बाबा वर्ल्ड में स्वागत है। आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं। आप लोग का प्यार और स्नेह की वजह से यूट्यूब से मात्र 6 दिन में दो मैसेज आया, जिसमें कहा गया कि आपका वीडियो बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही अटेंशन है पब्लिक के बीच में। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद और हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, और ये वर्ल्ड ग्लोबल टॉपिक है जिसका नाम है पर्यावरण। जिसका क्या नाम है? पर्यावरण। पर्यावरण, एनवायरमेंट। और ये ऐसा टॉपिक है, पूरा विश्व के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी पर्यावरण। और पर्यावरण टॉपिक वर्ल्ड का किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या फिर एग्जामिनेशन हो या कंपटीशन के एग्जाम हो, हर किसी में इस चैप्टर से सवाल आता है। इसीलिए हम सोचेंगे क्यों ना इसी चैप्टर को शुरुआत किया जाए, पर्यावरण। और पर्यावरण में सबसे पहला हम लोग सीखेंगे जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक या ये वीडियो 2-3 पार्ट में आ सकता है, लेकिन एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आप लोग जितना भी कंटेंट है बहुत सोच समझ करके और बहुत ही रिसर्च करके बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आता है सवाल क्या? पर्यावरण। और इसमें सीखेंगे हम लोग जैव विविधता है क्या। अब हम आते हैं कि जो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। विविधता के रूप में जाना जाता है। हम आए किस पर आए जी? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता के रूप में जाने जाते हैं। मतलब एक पर्यावरण में बहुत सारा प्रजाति रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? देख लीजिएगा, ये है डायनामिक मेमोरी। डायनामिक मेमोरी मेथड पर बेस्ड है ये सिलेबस। ऐसा है कि हम जैव विविधता के बारे में देखें, जैव विविधता क्या है। अब हम देखेंगे कि इस एरो से देखेंगे। अब है क्या? इस जैव विविधता को मापते कैसे हैं, इसके बारे में देखते हैं। इस जैव विविधता का मापन इस जैव विविधता का मापन कैसे होता है? अल्फा, बीटा और गामा में। अल्फा, बीटा तथा गामा। अल्फा, बीटा तथा गामा यह विभाजन 1972 में व्हिटेकर ने किया। हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं।
अगर ध्यान से अगर आप लोग कॉपी कलम ले करके साथ में बैठिएगा तो जरूर बैठिए, क्योंकि अगर एक बार देखिएगा तो ठीक रहेगा। जैसे जैव जैव विविधता है क्या? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। फिर पूछा जा सकता है सवाल कि जैव विविधता को मापते कैसे हैं? जैव विविधता को हम लोग अल्फा, बीटा तथा गामा के रूप में मापते हैं। फिर यह विभाजन 1972 में किसने किया? व्हिटेकर ने किया। व्हिटेकर ने किया। इसका आप लोग तब तक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट जो लेना है ले सकते हैं। हम लोग सीखें क्या? जैव विविधता को मापते हैं अल्फा, बीटा तथा गामा में। अब सीखते हैं अल्फा है क्या? अल्फा, ये अल्फा है क्या? स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में, या आवासीय क्षेत्र में, क्षेत्र के मध्य, क्षेत्र मत लिखिएगा, क्षेत्र के मध्य, क्षेत्र के मध्य, एक बार रिपीट करते हैं, स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को, प्रजाति विविधता को, विविधता को दर्शाता है। यानी अल्फा क्या है? एक बात पर ध्यान दिएगा, एक बात यहां पर आता है स्थानीय स्तर पर, इसको ध्यान दीजिएगा। अल्फा क्या है? स्थानीय स्तर पर समुदाय या आवासीय क्षेत्र की प्रजाति विशेषता को दर्शाता है। अब आते हैं बीटा पर। वो था क्या? स्थानीय स्तर पर यह है कि स्थानीय एवं, ये क्या है जी? स्थानीय एवं क्षेत्रीय, ये क्या है जी? स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता, स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। अल्फा था का स्थानीय स्तर पर, अब बीटा क्या है? स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का क्या है जी? अनुपात है। एग्जाम में पूछा जा सकता है स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात इनमें से किसे जानते हैं? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा दे देगा। तो ऑप्शन में आपको अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या कि जो बीटा। अब आते हैं गामा। गामा में किसी भूदृश्य,
किसी भूदृश्य, इंग्लिश में कहते हैं लैंडस्केप, लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। यानी गामा क्या है जी, किसी भी लैंडस्केप या भूदृश्य के संपूर्ण विविधता को यह अनुपात है, यह स्थानीय स्तर का समुदाय है। अब आता है सवाल, एक आप लोग नोट लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण और वीवीआई सवाल है। पूछा जाता है क्या कि नोट में हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछा जाए जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी शब्द, और ये शब्द किसने दिया था? उस आदमी का नाम था W.G. रोजेन। W.G. रोजेन। W.G. रोजेन। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, समझिएगा। अल्फा, बीटा, गामा यानी क्या कि जो स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। बीटा स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। गामा किसी भूदृश्य यानी लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। और जैव विविधता का शब्द किसने दिया? W.G. रोजेन ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आप लोग ले लिए होंगे। साफ करते हैं। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लिश में कहते हैं UNO। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या करता था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा जाता है क्या कि जो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा? तो कब मनाया जाता है? 22 मई को।
22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और एक बात नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्या है नोट, देखते हैं हम लोग। कहता है विश्व के कई देश विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस जैव विविधता दिवस मनाते हैं। विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 29 मई को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर जैव विविधता दिवस लिखे, अच्छा रहेगा, से जैव विविधता अभी समय प्रभावी हुआ। था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन विश्व के कई देशों ने 29 दिसंबर को जैव दिवस मनाना चालू किया। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ। और एक बात, 2011 से एकदम VVI पॉइंट है, 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक का 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है जैव विविधता दशक कब से कब है, 2011 से 2020। अब ये वाला 2011 से 2020 को मनाने का संकल्प यूएनओ ने लिया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से के माध्यम से 2011 से 2020
2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया। 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया। दशक घोषित किया। नोट कीजिएगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभी समय प्रभावी हुआ था। 2011-2020 को जैव विविधता दशक कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 26/161 के माध्यम से 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया। अब देखेंगे, एक नोट डालिएगा, NOT नोट डाल के लिखिएगा। नेशनल सेंटर फॉर मरीन सेंटर फॉर मरीन नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NCMB। नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। यह स्थान कहां है? NCMB गुजरात जामनगर में। कहां है जी? गुजरात जामनगर। बहुत अधिक पूछा जाता सवाल कि जो NCMB कहां स्थित है? गुजरात जामनगर में है। यह भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। NCMB क्या है जी? यह भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान संस्थान है जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र इसी को कहा जाता है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भागीदारी से गठित है। NCMB गुजरात जामनगर में है। यह भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र PPP की भागीदारी से गठित है।
इस केंद्र का उद्देश्य इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र में समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। सुरक्षा करना है। एनसीएमबी के बारे में हम लोग लिखें कि यह गुजरात जामनगर में यह भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है जो पीपीपी और मोड में है। ये कहाँ है, इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र में स्थित। उद्देश्य तो कुछ होगा खोलने का, किसी भी चीज को अगर खोला जाता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तभी सरकार खोलती है। इसका उद्देश्य था समुद्री क्षेत्र में स्थित जैव विविधता को सुरक्षा करना है। क्या है? यह भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहते हैं मैरीन नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, खाड़ी में स्थित है। लिखिएगा आप लोग, एक बार लिखते हैं एनसीएमडी गुजरात जामनगर में है। यह भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। ये पीपीपी मोड में है। ये समुद्री तट में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा के लिए किया गया। यह भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कि मैरीन नेशनल पार्क कहते हैं जो कच्छ की रण में स्थित है। आप लोग लिखना है लिखिए या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब है क्या, मरुस्थली से निपटने के लिए। अब ये तो समुद्री वाला हो गया। मरुस्थल के लिए क्या होगा? मरुस्थली से निपटने के लिए, मरुस्थली से निपटने के लिए क्या किया गया है, यूएनओ ने क्या किया है उसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ का 12 दिवसीय 14वां कॉप
मतलब जहाँ जहाँ ये मीटिंग होता है, पहला, दूसरा, तीसरा कॉप, जिसे लिखते हैं कॉप 14 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है जी? कॉप 14, 14वां कॉप, कॉप 14 सम्मेलन, नई दिल्ली में है। मरुस्थलीय से निपटने के लिए क्या किया यूएनओ ने? 12 दिवसीय एक कॉप 14 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। पूछा जाता है सवाल, कॉप 14 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ। 2019 को संपन्न हुआ। अब 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, कुछ ना कुछ टारगेट दिया होगा कि ये टारगेट है। सम्मेलन में सदस्य देशों ने सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया है। आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। जैव विविधता। आगे के क्लास में ये होगा मेरा पर्यावरण पार्ट 1। अब पर्यावरण पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। मरुस्थली से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 12 दिवसीय कॉप 14 सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया। इस सम्मेलन का नई दिल्ली 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ। इसका लक्ष्य था, सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण को यानी तटस्थता का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। हम लोग अब एनवायरनमेंट पार्ट 2 लेकर के आते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।